आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। फिर से आपका स्वागत है एक और लाइव लेक्चर के साथ। तो मैंने यहां पे 4 बार स्वागत शब्द का यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, फिर से देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स में हम क्या देखेंगे, तो एक बार रिकॉल करें जब तक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने वैल्यूज एट बेसिक एंगल्स में ना टाइप 5 तक डिस्कस कर लिया था। 5 के 2 तरीके, मैंने आपको एक तरीका कल बता दिया था, बहुत ही शानदार तरीका है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये ऐसा नहीं है बस इसी चैप्टर में काम करता है, कहीं पे भी रेशो की जरूरत है ना और चीजें आपको इस टाइप की दिखे, इस टाइप की चीजें दिखे ना, तो आप उसमें वो लगा सकते हो। तो क्या था, जब तक कि स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं तब तक हम थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया, तो कुल मिला के लास्ट क्लास में हमने ये किया ना कि लास्ट क्लास में हमने देखा सबसे पहले टाइप आपका कौन सा 4 देखा था। टाइप 4 भी काफी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस थे जहां पे हमने x + 1/x के अलग टाइप के प्रॉब्लम्स देखे थे। इसके बाद हमने क्या देखा था, टाइप 5। तो टाइप 5 में हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो देखा। एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि कहीं पे भी दिखे a/b = c/d, कहीं पे भी दिखे a/b = c/d, तो हम यहां से क्या समझेंगे कि कुछ नहीं करना है हमें। बस देखो यहां ध्यान दो, ऊपर न्यूमरेटर में a है और न्यूमरेटर में c है ना, = डालो। न्यूमरेटर में a है, a को ऊपर नीचे लिख लो। न्यूमरेटर में c है, c को ऊपर नीचे लिख लो। अब देखो डिनोमिनेटर में यहां b है ना, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म होता है ना, ऊपर नीचे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। अगेन जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको ऊपर नीचे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। बस यही है कंपोनेंडो डिविडेंडो, और कोई अलग कहानी नहीं है, सिंपल यही था हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये करने से फायदा ये होता था कि हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है, जो मेरे को लग रहा है साइन कॉस अलग अलग है, तो ये इजीली सॉल्व होके वैल्यू निकल के आ जाएगी और इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। चीजें समझ में आई थी आपको? आई होप आनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं पूछूं कि ये किस टाइप कितने मार्क्स में आएगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये जो क्वेश्चन होगा ना, जनरली आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है, 3 से 5 मार्क्स के बीच में आ सकता है ये, ठीक है। अब देखो यहां पे इस सवाल को बनाने का एक और तरीका होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सभी अब जुड़ जाएं, हमने रिकॉल कर लिया है और हाँ कुछ कमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कमेंट्स क्या क्या थे हमारे जनरली, तो जनरली हमें जो कमेंट्स अभी मिले लास्ट लेक्चर में, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर ये सही टाइम नहीं है लाइव लेने का। तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से क्या लगता है किस टाइम पे लाइव लेक्चर हमें लेना चाहिए, तो हम उसी टाइम पे लाइव लेक्चर लिया करेंगे। ओके चलो अब यहां पे ध्यान दो। तो हम देखते हैं कि इसी टाइप 5 को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो दूसरे तरीके से सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है अगेन a/b = c/d फॉर्म में है। पहली चीज दिख रही है। दूसरी चीज मुझे क्या दिख रही है कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ऊपर और नीचे आ रहे हैं, सेम ट्रिगो के टर्म्स ऊपर और नीचे दोनों आ रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ रहे हैं। 2 चीजें ये हमें यहां पे दिख रही है। तो अगर कभी ऐसा हो ना, तो मुझे कैसे सोचना है ये नेक्स्ट मेथड में। तो नेक्स्ट मेथड में मैं क्या करूं ऐसा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, जहां पे 2 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की गई है, क्या इन रेशियो को मैं कंबाइन करके कोई अलग ऐसा रेशियो बना दूं कि ये 2 एक में कन्वर्ट हो जाए। क्या मैं कह रहा हूं, इसका रास्ता हमारे पास एक ही हो सकता है कि क्या मैं इन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्या एक में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? ये हमारा एम होना चाहिए कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या मैं एक में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो जब आप एक्सप्रेशन देखोगे तो क्या दिख रहा है, साइन कॉस। अब सोचो साइन कॉस को एक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें दोनों आता है, क्योंकि इन दोनों को एक में बदलना है। तो कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें दोनों आता है, तो tan में भी दोनों आता है और कॉट में भी दोनों आता है। क्या मैंने कहा, tan में भी दोनों आता है और कॉट में भी दोनों आता है। तो या तो आप पूरे एक्सप्रेशन को tan में बदल दो या पूरे एक्सप्रेशन को कॉट में बदल दो। क्या मैं कह रहा हूं, पूरे एक्सप्रेशन को या tan में बदल दो या पूरे एक्सप्रेशन को कॉट में बदल दो। अब देखो कैसे बदलेंगे, ध्यान दो। मान लो मैं tan में बदलना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक्सप्रेशन देखो, ऊपर कॉस और साइन है, tan कब बनेगा, साइन बाई कॉस आएगा। तो यानी कि इसके डिनोमिनेटर में कॉस की कमी है, यानी ऊपर जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, यहां पे किसकी कमी है, यहां पे कॉस थीटा की कमी है। कॉस थीटा की कमी है, कॉस थीटा पहुंचा देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अकेला करोगे, जो भी करोगे साथ में करोगे, तो ये कॉस थीटा इसको भी देना पड़ेगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। यानी कुल मिला के देखो हमने किया क्या, कुल मिला के हमने 1/cos थीटा को
मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर से, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से, ये हमने कर दिया है, यही चीज तो ये है। अब देखो उसी तरीके से डिनोमिनेटर में देखो, अगेन ऊपर कॉस थीटा है और साइन थीटा है, तो tan थीटा कब बनेगा, जब यहां कॉस थीटा होता, तो ये कॉस थीटा इसको दिए हो तो इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज करते हैं सबके साथ में करते हैं। यहां पे भी कुल मिला के मैंने क्या किया, 1/cos थीटा को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है ये सभी को, यही चीज हमने की है। तो देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदे ये होता है कि पहले तो जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किस में अब बदल जाएगा, tan थीटा में बदल जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन tan के टर्म में आ जाएगा। साइन कॉस दो अलग अलग नहीं है, अब सिर्फ tan में एक इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे। और देखो इसको करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्यों, 1/cos थीटा आपने ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पे समझने वाली। तो इस तरह का जहां दिखे क्या करेंगे, जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे दिख रहे हैं उसको एक में बदलने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बदला हमने, तो मैंने या तो tan में बदल दूं या किसमें, cot में बदल दूं। cot में मान लो बदलना होता तो क्या करते, cot कैसे आता है, cos बाई साइन, यहां cos है तो डिवाइडेड बाई साइन, तो नीचे साइन से डिवाइड कर देते, तो ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर देते, cot थीटा के टर्म में आ जाता। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो इसी चीज को अब मैं लिखने जाऊं तो कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान देना। तो जो पूरा एक्सप्रेशन है मेरा किसमें चेंज हो जाएगा, अब मैं अगर पूरे एक्सप्रेशन को लिखूं तो देखो ये क्या हो जाएगा और ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा, अब ये समझना है। यहां पे cos थीटा माइनस साइन थीटा, मैंने ऊपर नीचे क्या किया है, cos थीटा से डिवाइड किया है, कर दिया, होल डिवाइडेड बाई अगेन cos थीटा प्लस साइन थीटा, फिर मैंने क्या कहा था, cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो अब ये देखो किसमें बदल गया, ये क्या है, 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3 है। अब ये क्या है, देखो cos बाई cos 1 हो जाएगा, माइनस साइन बाई cos tan हो जाएगा, डिवाइडेड बाई cos बाई cos 1 हो जाएगा, प्लस साइन बाई cos tan हो जाएगा, और ये किसके बराबर, 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इजिली कर सकते हैं। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके tan थीटा निकाल लो, या फिर ज्यादा आसान मेथड क्या होता है, कभी भी कोई ऐसा टर्म दिखता है ना तो रैशनलाइज कर लिया करो इसको क्या कर लेंगे, इस तरफ रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 1 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे, सॉरी ऊपर नीचे 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और रैशनलाइज करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम। चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें क्लियर है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चीज यहां पे दिखनी चाहिए। आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, tan थीटा निकल के आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, बस यही तो मुझे कैलकुलेट करना था, थीटा, tan थीटा की वैल्यू आई, थीटा भी निकल जाएगा। तो अगर आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं समझ में आ रहा तो इस अप्रोच से भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या करना है, चेक कैसे करेंगे, तो पहले ये तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी का फॉर्म होना चाहिए, और उसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ऊपर हो वही नीचे होना चाहिए। मान लो सेक को सेक ऊपर होता तो नीचे भी सेक को सेक, उसको कैसे बदल सकते थे, देखो सेक को सेक से कॉट या टैन कुछ भी बना सकते हो, क्यों, साइन बाई कॉस टैन होता है, यानी कि सेक बाई कोसेक भी टैन हो जाएगा, आप वैसे चेंज कर लो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन इन दो चीजों का ध्यान देना पड़ेगा और हम सॉल्व करके अब लिख लेंगे उसको। क्लियर है, ये आपका टाइप 5 का सेकंड मेथड क्लियर हो गया, ये आपका मेथड 2 था। अब देखो नेक्स्ट टाइप, देखो टाइप 6, देखो टाइप 6 टाइप का जो प्रॉब्लम बनेगा ना, वहां पे ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन अब ध्यान से सुनना और समझना क्या क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन ने देखो क्या कहा है, आपसे बोल दिया कि साइन a प्लस बी कुछ है, उसकी वैल्यू दे दी गई, कॉस a माइनस बी कुछ है, उसकी वैल्यू दे दी गई, और आपसे a और b पूछा गया है, और यहां पे कुछ कुछ चीजें बताई गई है, हर चीज देखेंगे और समझेंगे क्या है सवाल में। देखो तो कुल मिला के पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, ध्यान से सुनो, कुल मिला के क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या दिमाग में आएगा, a निकालना है, b निकालना है, यानी दो अननोन है, तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। हमने पढ़ा है ये, क्या, जितने अननोन उतने इक्वेशन, दो इक्वेशन नहीं है क्या, एक इक्वेशन दो इक्वेशन, सवाल सही है, दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन होने चाहिए। अब देखो, अब सिंपली अगर मैं सवाल देखूं तो क्या लिखा है आपके सामने लिखा है सबसे पहले साइन a प्लस बी किसके बराबर है, ये आपके बराबर है 1 के, और कॉस a माइनस बी किसके बराबर है, ये आपका बराबर है √3/2 के। क्लियर है सभी। अब देखो यहां पे ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है कुल मिला के, ये a प्लस बी ए माइनस बी भूल जाओ, है क्या, ये कोई थीटा ही तो है,
ये है क्या, कोई थीटा ही तो है, थीटा ही है ना। तो सिंपल क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा 1 है, तो क्या थीटा नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते। क्या बता दोगे, साइन थीटा कहां 1 होता है, 90 डिग्री पे होता है सर, तो थीटा क्या बता दोगे, 90 डिग्री, यही बताओगे। अगेन यहां पे कोई cos थीटा है √3/2, cos थीटा की वैल्यू √3/2 कहां आती है, याद करो, साइन 60 √3 होता है, यानी cos 30 डिग्री √3/2, तो ये तो थीटा है, यहां पे 30 डिग्री आ जाता। a माइनस बी ए प्लस बी से कंफ्यूज मत हो, थीटा रहता तो ये लिखते हैं ना, अब बस थीटा के बदले जो उसने डाल दिया वो डाल दो तुम, तो डाल देते हैं यहां पे। देखो यहां पे उसने बेसिकली क्या लिखा, आपको थीटा के बदले a प्लस बी लिखा है, यानी कि इसका सही लिखने का तरीका क्या होता है, देखो समझना, एग्जाम में लिखने का तरीका, साइन a प्लस बी। अब देखो हमने आपको क्या बताया था, हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालते हैं, जब इस टाइप का रहता है, मैंने आपको समझाया था tan x इज इक्वल टू tan y, तभी तो हम बोल देते हैं x इज इक्वल टू y। तो जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इस साइड है उसी साइड रहना चाहिए, तभी हम वैल्यू बता पाते हैं। तो इसको इस तरीके से आप लिख दो, कैसे लिखोगे, साइन a प्लस बी, साइन 1 कहां होता है 90 डिग्री पे, तो लिख दो साइन 90 डिग्री। तो यहां से दोनों तरफ साइन साइन है, तो एंगल सेम हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर रहा होगा। आपका एक इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन चाहिए था, दो में से एक आ गया। अगेन cos a माइनस बी, किसकी बात हो रही है, cos a माइनस बी की। अब अगेन देखो यहां पे cos a माइनस बी कहां पे √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री पे √3/2 होता है, cos 30 डिग्री। तो cos cos है, यानी दोनों cos बराबर कब होंगे, जब दोनों के एंगल बराबर होंगे, तो a माइनस बी 30 डिग्री। तो आपके सामने दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व नहीं कर सकते क्या, a प्लस बी 90 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री, कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देखना, a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, देखो b की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी यहां से 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। अब देखो ये जो चीजें एक्सप्रेशन लिखे हैं ना, इसको एक बार देख लेते हैं। इसने बोला a प्लस बी कभी भी 0 और 90 के बीच में हमेशा होना चाहिए। भाई हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी हो, मैंने क्या सिखाया था, ये जो थीटा होता है ना, आपको जो थीटा पढ़ना हमेशा 0 से 90 के बीच का पढ़ना है। यहां पे थीटा के बदले a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो बस उसने बोल दिया a प्लस बी 0 से 90 के बीच में, a माइनस बी 0 से 90 के बीच में। अगेन एक और चीज देखो, यहां पे a माइनस बी है, ठीक है, कोई साइन थीटा है या कोई भी कॉस थीटा है, उसकी वैल्यू कोई आ रही है, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, √3/2 क्या है, कोई पॉजिटिव वैल्यू ही है ना। तो एंगल हम जो भी पढ़ते हैं क्या बनते हैं, हमने जो भी एंगल पढ़ा क्या पढ़ा, पॉजिटिव एंगल पढ़ा। हम यही जानते हैं ना कि देखो 0 से 90 डिग्री कोई एंगल नेगेटिव तो नहीं है ना, सब पॉजिटिव है ना, +0 +30 +60 ऐसे ही है। तो पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, जब किसी बड़े चीज में छोटे चीज को घटाओगे। यहां पे एंगल क्या है थीटा के बदले a माइनस बी है, तो ये पॉजिटिव आएगा तभी तो एंगल पॉजिटिव होगा। तो एंगल पॉजिटिव कब होगा, जब a b से बड़ा होगा, तभी तो बड़े में छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव एंगल आएगा। तुम 60 डिग्री में 30 डिग्री घटाओगे तभी तो 30 डिग्री आएगा। अगर तुम 30 में 60 घटा दोगे तो फिर कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा ना। तो बड़े में छोटा घटाओगे तभी तो एंगल पॉजिटिव आएगा, और एंगल पॉजिटिव आएगा तभी तो 0 से 90 के बीच में होगा, और उसके बाद फिर हम कोई वैल्यू बता देते हैं। तो इसी वजह से उसने बोला कि a b से बड़ा है। तो देख लो यहां चेक भी कर लो, a बड़ा आया है b छोटा आया है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं था इस टाइप में। अब फाइनली अपना लास्ट टाइप देखते हैं। देखो यहां पे लास्ट टाइप क्या है, ये जो लास्ट टाइप का प्रॉब्लम है ना, यहां पे ना आपको एक रेशियो रिलेशन दिया रहेगा और आपसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाएगी। अब देखो यहां पे, जैसे यहां पे रेशियो रिलेशन क्या क्या दिख रहा है, ये आपका एक सवाल है, ये आपका दूसरा सवाल है, और ये आपका तीसरा सवाल है। तीनों के लिए एक्सप्रेशन मैंने यही रखा है। सवाल समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है कि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन, आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। तो मेरे को तुम बताओ फाइंड, क्या फाइंड करो, तो मुझे तुम फाइंड करो कि 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होगी, ये तुम मुझे बताओ। ये आपका सवाल है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने यहां पे क्या लिखा, आपको एक रेशियो रिलेशन दिया होगा और आपसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाएगी। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, क्या क्या है भाई एक्सप्रेशन में, tan है, साइन है, लेकिन मेरे को वैल्यू पूछी जा रही है, वैल्यू तो पता ही नहीं है। मेरे को तो बोल दिया साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, ना बोला साइन थीटा 1 है या 1/2 है, √3/2 है, तब तो कुछ बोलता। ये तो साइन थीटा को कॉस थीटा के बराबर कह रहा है,
तो देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली क्या है, रेशियो क्वेश्चन है। क्यों रेशियो क्वेश्चन है, चीज समझना। जब मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, अब आपको थीटा ही तो निकालना है, आपको मेनली करना क्या है, थीटा ही तो निकालना है, तभी तो यहां पुट कर दोगे तो सबकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कैसे थीटा निकालते हैं, तो ये एक रेशियो है। क्यों रेशियो है, चीज समझो। साइन थीटा को मैं साइन थीटा बाई 1 लिख सकता हूं, कॉस थीटा को कॉस थीटा बाई 1 लिख सकता हूं। अब देखो इस कॉस थीटा को मैं यहां भेज दूंगा, भाई जो चीज मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो डिवाइड में आ जाती है ना, भेज दो। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपने कर दिया, और इस 1 को उधर भेज दूंगा तो कितना हो गया 1/1। और साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा कितना आ गया 1। थीटा नहीं बता सकते यहां से। चीज समझ में आ रही है मेरी, मैंने क्या किया, चीजें क्लियर है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए यहां पे, ठीक है। तो क्या किया मैंने कि इसको देख के आप कंफ्यूज मत होना कि ये तो रेशियो जैसा नहीं दिख रहा, ये रेशियो ही है। क्योंकि देखो क्वेश्चन ने क्या किया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से उसने इक्वेट कर दिया। आपको वैल्यू नहीं दी कि थीटा बता दो, तो कैसे सॉल्व करते, उसको रेशियो में बदल लेते। देखो हमने रेशियो में बदल लिया। इसको इस तरीके से आप समझो, या दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि देखो आपको चाहिए tan थीटा की वैल्यू, आपको यहां पे sin थीटा cos थीटा दिया, tan थीटा तो दिया ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो हमने जस्ट लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन पढ़ा था कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला, वहां पे हमने देखा था कि sin cos दिया है, tan तक कैसे पहुंचते हैं। अगर sin cos दिया है tan तक कैसे पहुंचते हैं, sin बाई cos tan होता है, sin बाई cos tan होता है। तो आपको दिया है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, आपको tan चाहिए एक्सप्रेशन में, कैसे tan निकालेंगे, तो tan के लिए sin बाई cos करना पड़ेगा, तो sin बाई cos कर दिया। अब जो चीज एक साइड करोगे वो दूसरी साइड भी तो करनी पड़ेगी, यहां भी cos कर दिया, तभी तो 1 बाई cos थीटा फिर कैंसल आउट हो सकता है, तो फर्क नहीं पड़ा। यानी दोनों तरफ cos थीटा से देखो डिवाइड कर दिया मैंने, क्या बन गया ये sin बाई cos tan थीटा बन गया, और ये cos बाई cos कट गया, 1 आ गया, tan थीटा 1, थीटा फिर से 45। किसी भी तरीके से समझ सकते हो आप, क्लियर है। मेरे को sin cos दिया है, tan चाहिए, कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। sin को cos से डिवाइड करते तब तो tan आता, मान लो यहां cot रहता तो क्या करते, cos को sin से डिवाइड कर देते। एम क्या है, थीटा निकालना, क्योंकि एक बार ये थीटा आ गया फिर तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहां पे हम सिंपली लिखेंगे, देखो सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में हम सिंपली लिखेंगे कि क्या गिवन है हमें कि साइन थीटा, हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये मुझे गिवन है। अब मैं यहां पे लिखूंगा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा बोथ साइड्स। अब ये करने के बाद मैं क्या बोल दूंगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये कितना बन गया, साइन बाय कॉस tan थीटा बन गया। क्यों, मुझे tan थीटा चाहिए इसलिए मैंने tan बनाया, कॉट चाहिए होता तो कॉट बनाते। ये कितना आ जाएगा, कॉस बाय कॉस कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan थीटा 1 कहां होता है, देयरफॉर लिख दोगे यहां पे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब थीटा 45 है तो एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या है हमारा, तो हमारा एक्सप्रेशन था यहां पे 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, यही एक्सप्रेशन है। इसमें बस पुट कर दो थीटा की वैल्यू, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री -1, तो कितना आ गया, tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 -1, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 - 1/2 यानी कि 3/2, 2 - 1/2 यानी कि ये कितना हो जाएगा 3/2, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया 3/2। ये तरीका होगा आपका बनाने का। ये जो टाइप है ये क्वेश्चन आपको जनरली आएगा तो 2 से 3 मार्क्स में, ज्यादा हुआ तो 4 मार्क्स में भी आ सकता है, क्लियर है। जो बचे हुए मेरे 7 के बाद जो टाइप्स है ना, उसमें आपको पता लगेगा कि हायर मार्क्स में और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर में यहां से क्वेश्चन आया तो वो हम आगे देखेंगे। ये क्लियर हुआ। इसी तरीके से अब देखो ये समझ में आया ना, तो अब दूसरा देखो, दूसरे में एक छोटा सा और कंसेप्ट है, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन भी लिया है। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अगेन साइन कॉस दिया है, tan चाहिए, कैसे लाएंगे, दोनों तरफ cos से डिवाइड कर देते हैं। तरीका बता रहा हूं, लिखने का मेथड मैंने पहले ही बता दिया है। तो दोनों तरफ cos से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर थीटा क्या होगा, ये तो हमको पता ही नहीं है, tan थीटा 2 कहां होता है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा।
तो पाइथागोरस ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। अब यहां पे आप ऐसे थीटा 2 लिख दो। अब देखो tan थीटा 2 है, क्या मतलब 2/1 है। tan थीटा हमने क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, p/b पढ़ा था। क्या पढ़ा था, p/b पढ़ा था। अब देखो थीटा क्या है, सामने p, नीचे b, क्लियर है, ऊपर p है नीचे b है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो यहां पे तो p/b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और b हो जाएगा 1। अब खुद सोच के बताओ, ये 2 है, बेस 1 है, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 रूट अंडर 5। अब आपका एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन देखो, आपका एक्सप्रेशन जो था वो था 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही एक्सप्रेशन था आपके पास। वैल्यू पुट करते जाओ, 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 2/1 आई है या फिर 2 आई है, जो कह लो, तो 2 का स्क्वायर प्लस देखो यहां से साइन थीटा कितना आएगा, p/h, तो p/h कितना हो जाएगा 2/√5, ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां पे पुट कर दो 2/√5 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको क्या सॉल्व नहीं कर सकते, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4/5 माइनस 1, इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब आपका होमवर्क रहा ये निकालना थर्ड, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए क्या होगा, क्लियर है। तो अभी फिलहाल टाइप 7 तक देखते हैं, जो बाकी रिमेनिंग 3 टाइप है उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगेन कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ चलो टाइप 8 भी देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे तो टाइप 8 में क्या है ना कि अगर आपको कुछ इस तरह का एंगल दिखे ना जो बेसिक एंगल ना हो, क्या मैं कह रहा हूं, कुछ इस तरह का एंगल दिखे जो बेसिक एंगल ना हो। बेसिक एंगल हमारा क्या होता था, एक बार रिकॉल करें, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। इस तरह का अगर आपको एंगल दिखे, क्लियर है, तो क्या करेंगे हम। अब यहां पे ध्यान दो, इसके अलावा अगर आपको कोई भी एंगल दिखे ना एग्जाम में, क्वेश्चन में, इसके अलावा, लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इसके अलावा एंगल हो, लेकिन किस टाइप का एंगल हो, ऐसा एंगल हो ना जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। क्या कहा मैंने, लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, क्योंकि इसके अलावा उसके अलावा ये ट्रिक फिर काम नहीं करेगा, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है, लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। यानी आप तो जनरल समझो, इस तरह का कोई एंगल दिखे, जैसे 75 डिग्री, आपने पढ़ा क्या 75 डिग्री के बारे में, नहीं। 15 डिग्री पढ़ा आपने, 15 डिग्री के बारे में नहीं पढ़ा, तो क्या करेंगे हम, तो देखो हमने सिर्फ बेसिक एंगल पढ़ा है, तो हमें बेसिक एंगल की मदद से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप खुद सोचो, आपके पास ये चीजें अवेलेबल है और आपको यहां पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे। मान लो मुझे 75 बनाना है, कैसे बनाऊंगा 75 इनकी मदद से। तो देखो अगर मैं क्या करूं, यहां पे ध्यान से सुनो, 75 कैसे बनाया जा सकता है, बताओ तुम ही, खुद ही सोच के बताओ 75 कैसे बनाएंगे। सोचो 75 कैसे बनाएंगे, या फिर सोचो 50 कैसे बनाएंगे, सॉरी 15 डिग्री कैसे बनाएंगे। देखो अगर मैं 45 में 30 को जोड़ दूंगा तो 75 आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अगेन मुझे 15 डिग्री बनाना है, तो देखो 15 डिग्री कैसे बना सकते हैं। अगर मैं क्या करूं, 45 में 30 डिग्री को घटा दूंगा तो 15 डिग्री आ जाएगा ना। तो यही कंसेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन का। कहीं पे भी अगर आपको इस टाइप के एंगल की बात करनी हो, जो एंगल आपने पढ़ा ही नहीं है लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, क्या करोगे, वैल्यू तो पता नहीं है। हाँ लेकिन सर मैं 75 को 45 और 30 में और 15 को 45 माइनस 30 में बदल सकता हूं, यह खासियत है। तो इस तरह का जो भी एंगल दिखे ना, तो देखना क्या ये इनकी मदद से कुछ चेंज हो सकता है, इनकी मदद से मुझे कुछ मिल सकता है। देखो मान लो तुमसे 105 डिग्री पूछता, 105 भी आप बता सकते थे, 60 में 45 को जोड़ दोगे तो आपको 105 डिग्री आ जाएगा। तो देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी एंगल आपसे पूछा जाएगा ना वो 5 के मल्टीपल वाला रहेगा, यानी या तो लास्ट में 5 होगा उसके, या तो लास्ट में 0 होगा। याद रखना ये मेथड सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ये टाइप सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा जिसके लास्ट में या तो 5 है या तो 0 हो, और इस टाइप का कोई एंगल आ जाए, और उसमें भी वो एंगल इसमें सेट होना चाहिए। यानी कि ये जो एंगल हम जानते हैं ना, उसी में किसी को ऐड करूं, किसी कॉम्बिनेशन में सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे को ये वाला एंगल मिल जाना चाहिए। जैसे 75 45 में 30 जोड़ता तो आ जाता, 15 45 में 30 घटाता तो आ जाता, 105 60 में 45 जोड़ता तो आ जाता, 120 डिग्री 90 में 30 जोड़ता तो आ जाता। तो ये आपको यहां पे समझना है,
ऐसी कंडीशन होगी ना तो हम क्या करते हैं, तुरंत जिस एंगल को हम जानते हैं उस एंगल में बदल देते हैं। समझ में आ गया? अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लो आपको यह निकालना था साइन 75 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने लिख दिया साइन 40 प्लस 35, 45 प्लस 30। अब आप साइन 45 भी जानते हो, 30 भी जानते हो। अब देखो ये किस में बदल गया, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में। तो जब हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। वो अप्लाई करके इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जब आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ना तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। यहां पे मैंने आपको मेथड बता दिया, अप्रोच कैसा है, सॉल्व होने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम आइडेंटिटीज में देख लेंगे। क्लैरिटी है? तो टाइप 8 आपका यहां पे क्लियर होता है। तो थम्स अप दो अगर चीजें समझ में आई हो तो। हेलो, हाय। तो आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बिल्कुल उसको पोस्ट किया करो। मैं जैसे ही देखो लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते तो नहीं, तो हो सकता है कुछ डाउट्स मिस हो जाए, तो लेक्चर के बाद मैं उस डाउट को जरूर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहां पे समझ में आ गया अप्रोच। तो टाइप 8 क्या है, ऐसे एंगल्स को मुझे सॉल्व करना है जो एंगल्स हमारे कॉमन एंगल्स नहीं है, लेकिन ये मेथड ऐसे ही एंगल्स को सॉल्व करेगा जिसके लास्ट में या तो 0 आए या तो 5 आए। इसके अलावा किसी एंगल को सॉल्व नहीं कर सकता ये। अगर दूसरे टाइप के एंगल होंगे तो वो हम कंप्लीमेंट्री एंगल जब देखेंगे ना तो आपको डिस्कस करेंगे कि अगर थोड़े और टिपिकल टाइप के एंगल आ जाए तो क्या करेंगे। ये क्लियर है? तो हम अननोन एंगल को दो नोन एंगल में बदल देते हैं और उसके बाद हम बस अपने आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइडेंटिटी क्या लगेगी, साइन ए प्लस बी, जिसको आप आइडेंटिटी में देखोगे। मान लो cos 15 रहता तो क्या करते, cos ऑफ 45 माइनस 30, यानी कि a माइनस बी का फॉर्मूला cos a माइनस बी लगा लेंगे, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो इस तरीके से ये चीजें हम आइडेंटिटीज में देख लेंगे। अप्रोच यही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइप में आ जाओ, टाइप 9। अब टाइप 9 वाला जो प्रॉब्लम रहेगा ना, ये ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री को रिलेट करेगा। ठीक है, ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री को रिलेट करेगा, यानी ज्योमेट्रिकल टाइप का प्रॉब्लम रहेगा जहां ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो एग्जांपल के लिए 3 सवाल लिए मैंने, समझेंगे। सबसे पहला सवाल, इन अ रेक्टेंगल एबीसीडी, एक रेक्टेंगल एबीसीडी जहां पे मुझे AB की लेंथ दे दी गई 20 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे क्या दिया गया, एंगल BAC 60 दी गई। देखो यहां पे एंगल BAC 60 डिग्री दे दी गई है। अब यहां पे पहले एक चीज की क्लैरिटी रखना, और वो चीज ये कि इस सवाल में कोई जरूरी नहीं है फिगर आपको दिया जाए, कोई जरूरी नहीं है। फिगर मैंने बना के रखा क्योंकि टाइम बचे। सवाल ने सिंपली कहा एक रेक्टेंगल ABCD है, आपने रेक्टेंगल बना लिया ABCD, और ये चीज मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताई है, फिगर का नाम हमेशा एक साइक्लिक ऑर्डर में देते हैं। आपकी मर्जी है क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज, साइकिल बस ब्रेक मत करना। ऐसा नहीं कि A यहां रखा तो B वहां रख देना, चीजें गलत हो जाएंगी मैथ्स में। हमेशा मैथ्स में फिगर का नॉमेनक्लेचर करते समय साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है। अगर ऐसे चल रहे हैं तो A के बाद B आया, C आया, D आया, ऐसे चलना चाहते हैं आप तो A के बाद B आता, C आता, D आता। ये इसकी क्लैरिटी रखना। ये पूरे मैथमेटिक्स में जब तक मैथ्स पढ़ोगे ये चीज फॉलो होगी। क्लियर है? कभी भी डायग्राम ना दिया हो और डायग्रामेटिकली बात हो रही हो तो आपको साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है। तो मैंने बिना साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक किए एक फिगर बना लिया। अब देखो यहां पे मेरे को एक साइड की लेंथ दे दी गई है, जैसा मैंने बना दिया, और एंगल BAC 60। अब देखो यहां पे BAC, तो ये देख के पता लग रहा है ना कि A और C जरूर ज्वाइन किया गया होगा, A और C जरूर ज्वाइन किया होगा, तभी तो BAC बनेगा ना। क्लियर है? तो अब ये फिगर ऐसा बन गया। अब देखो आपको पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट BC। नहीं निकाल सकते क्या BC आप इजीली? क्यों नहीं निकाल सकते? देखो आराम से निकाल सकते हो। कैसे? ध्यान दो, एक ट्रायंगल मिल रहा है मुझे, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, एक ट्रायंगल मिल रहा है मुझे, जिस ट्रायंगल में मुझे क्या दिख रहा है, इस हाईलाइटेड ट्रायंगल में मुझे एक एंगल दिख रही है, मुझे एक साइड दिख रहा है, और इसी ट्रायंगल का एक दूसरा साइड निकालना है। ट्रायंगल की खासियत क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या खासियत है राइट एंगल ट्रायंगल? जिंदगी में कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे ना, दो चीजें हमेशा ढूंढना, पाइथागोरस लग रहा है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री हेल्प कर सकता है कि नहीं, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही पाइथागोरस पे बसी है। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल पे मतलब मैं कहना चाहता हूं पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंडेंट है। तो जहां राइट एंगल ट्रायंगल दिखे ना, तुरंत पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री आपको सोचना है। तो क्लियरली राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया है। क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला था ना ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, लेकिन यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे सोचो। अब देखो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ABC, जिस राइट एंगल ट्रायंगल में यहां की एंगल दिख रही है, एक साइड दिख रहा है, और मेरे को BC कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे? तो खुद सोचो क्या करूंगा मैं। तो एंगल को साइड से जहां रिलेट करना पड़े, आज से क्या याद रखोगे
कहीं पे भी एंगल को अगर साइड से रिलेट करना पड़े तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री आएगा हमारी हेल्प के लिए। क्लियर है? उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आएगा, कैसे आएगा? तो देखो यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट लगाते हैं। यानी कि मैं यहां पे सिंपली क्या करूंगा, मैं यहां पे देखो क्या करूंगा, जो अभी तक मैंने दो चीजें पढ़ ली है, क्या क्या पढ़ा है? तो हमने यहां पे सबसे पहले बेसिक एंगल्स पढ़ लिया है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने आप यहां पे पढ़ लिया है बेसिक एंगल्स के अलावा रेशियोज पढ़ लिया है। तो खुद सोचो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूं मैं 60 डिग्री को लेकर कि हमारे पास बीसी भी आ जाए यूज में और ये 20 सेंटीमीटर भी आ जाए यूज में। तो क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड भी यूज में आनी चाहिए, ये साइड भी यूज में आनी चाहिए, एंगल यहां है। क्या देख के पता लग रहा है? tan थीटा। देख के क्लियरली पता लग रहा है, अगर मैं tan लगाऊंगा तो tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो जैसे ही मैं tan लगाऊंगा तो मेरे को इजीली BC निकल के आ जाएगा। तो अप्रोच क्या रहता है क्वेश्चन का? सिंपल, यहां पे डायग्राम बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे tan ऑफ, देखो सबसे पहले tan ऑफ एंगल BAC, tan ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाई AB। आपको क्या निकालना है? BC निकालना है। तो यहां से क्या बता दोगे, BC इज इक्वल टू AB इंटू tan ऑफ एंगल BAC, tan ऑफ एंगल BAC। अब उसके बाद आप वैल्यूज पुट करो, AB सवाल ने दे दिया था 20 सेंटीमीटर है, इंटू tan ऑफ एंगल BAC, एंगल BAC क्या है, 60 है, डाल दो tan 60 डिग्री। क्या होता है tan 60? √3 होता है। आंसर कितना आ गया, 20√3 सेंटीमीटर। तो BC की लेंथ कितनी आ गई, 20√3। मान लो सवाल आपसे पूछा CD बताओ, क्या बताते हैं 20, आपसे पूछता है AD बताओ। देखो सवाल और इंटरेस्टिंग कर सकता था, आपसे BC ना पूछ के AD पूछ देता, नहीं बता सकते, रेक्टेंगल बोल दिया है ना सवाल ने, तो जैसे ही रेक्टेंगल बोल दिया तो ये साइड इसके बराबर, तो आप इसको निकाल लेते, उसके बाद बोल देते BC इज इक्वल टू AD, तो आप AD भी यहां से बता सकते थे, यही मेरा AD भी हो जाएगा, यही मेरा BC हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। क्लियर है? तो ये आपका अप्रोच होता। ये सवाल आपको 2 से 3 मार्क्स में आएगा, इससे ज्यादा में नहीं आएगा, याद रखना। क्लियर है? ज्योमेट्री फिगर वाला। दूसरा एक प्रॉब्लम देखो, अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, एक रोम्बस है जिसकी हर साइड कितनी है, 20 है। अब देखो सवाल ने ये नहीं बोला हर साइड, उसने बस बोला अ रोम्बस ऑफ साइड 20, एक रोम्बस है जिसका एक साइड 20 है। हम जानते हैं कि रोम्बस में सारे साइड बराबर होते हैं, तो सारे साइड 20 हैं। आगे क्या कहा क्वेश्चन ने, अब देखो यहां पे तो सारे साइड कितने हैं, 20 दिए हुए हैं, 20 लिख देते हैं हम। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है ना, चलो सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब आगे देखो सारे साइड 20 दिए गए हैं, इसके अलावा क्या दिया गया, हैज 2 एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच। अब यहां पे देखो फिगर देख के क्या लग रहा है, ये वाला एंगल 60 होगा या ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला एंगल 60 होगा। अब देखो यहां पे एक और चीज देखो, गलती से भी दूसरे एडजेसेंट एंगल को 60 डिग्री मत बोलना। क्यों नहीं बोलना? सवाल ने बोल दिया 2 एंगल 60 डिग्री हैं, तो हम जानते हैं रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर एंगल इक्वल है मतलब वो हमेशा अपोजिट होंगे। तो गलती से भी एडजेसेंट एंगल को 60 मत बोलना। कॉमन सेंस से सोचो ना, पैरेलल लाइन के बीच में कोई इंटीरियर एंगल बन रहा है, सम 180 होना चाहिए। 60 में 60 जोड़ोगे कभी 180 आएगा? नहीं आएगा। तो कभी भी एडजेसेंट एंगल नहीं, अपोजिट एंगल। क्यों? पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो फिगर की पहली क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो सवाल में अगेन फिगर गिवन नहीं था, फिगर मैंने बनाया, सारी साइड 20 हो गई। सवाल ने आपको यह भी नहीं बोला था कि सारी साइड 20, उसने बस बोला एक साइड 20 है, लेकिन हम रोम्बस की प्रॉपर्टी जानते हैं तो हमने इस सारी साइड को 20 कर लिया। उसके बाद सवाल ने आपको बोल दिया एक एंगल 60 है। अब आपने जैसा डायग्राम बनाया है ना, उसमें मुझे दिख रहा है ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है, तो इसको 60 नहीं मानेंगे, जो एक्यूट दिख रहा है उसको 60 मानेंगे। अब आपसे देखो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। अब देखो डायगोनल्स बताना है, नहीं बता सकते, इजीली बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो यहां पे अगेन क्या बोला मैंने, कभी भी दिखे एंगल लेंथ से रिलेट हो रहा हो, कभी भी दिखे साइड को एंगल से रिलेट करना हो, हमेशा दिमाग में क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री। बस देखो यहां पे अब कैसे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। देखो जैसे ही रोम्बस में डायगोनल बनाओगे 2-3 चीजें दिमाग में आती है। क्या क्या? सबसे पहले डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये डायगोनल जो है मान लो पॉइंट O है, इस पे बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी ये पोर्शन इसके इक्वल होगा, ये पोर्शन इसके इक्वल होगा। उसके अलावा क्या दिमाग में आता है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी ये सारे 90 डिग्री भी होंगे। तो तुरंत दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए,
90 डिग्री दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री लगाया जा सकता है। अब देखो अब कैसे अप्रोच करेंगे। तो सवाल ने इसको 60 बोल दिया, ये 20 दे दिया, मुझे डायगोनल निकालना है। देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे सिंपल देखो और ऑब्जर्व करो। यहां पे आप रोम्बस में पहले एक चीज देखो क्या दिख रहा है, ये आपका रोम्बस है ना, तो पहले रोम्बस में एक चीज ऑब्जर्व करना। अगर मैं किसी रोम्बस में एक डायगोनल बना देता हूं ना, तो डायगोनल होता जो है जिस वर्टेक्स पे बनता है उस वर्टेक्स पे जो भी एंगल्स बन रहे होते हैं ना इंटीरियर, उसको वो डायगोनल बाइसेक्ट कर देता है। यानी कि वो एंगल बाइसेक्टर का काम करता है उन्हीं वर्टेक्स के लिए जिन वर्टेक्स पे वो एंगल बन रहे हैं। तो यानी कि डायगोनल जो होगा रोम्बस का, वो इस एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, इस एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है आप वेरीफाई कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी से देख लो। 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में साइड कॉमन है, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। तो कंग्रुएंट हो गए तो मैं सीपीसीटी से क्या कह सकता हूं, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। मैं कह सकता हूं सीपीसीटी से इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल, क्वेश्चन खत्म। अब जैसे ही मुझे ये पता लग गया तो देखो फायदा क्या हुआ, ये एंगल बाइसेक्ट हो गया आपस में बराबर, यानी ये 60 है तो इतनी दूर एंगल भी 30 हो जाएगा, इतनी दूर एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, दोनों एंगल 30 हो गए। अब इससे और क्या फायदा हुआ, अब देखो यहां पे, अब इससे फायदा ये हुआ कि अब मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जिस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे ये वाला एंगल 30 डिग्री दिख रही है, ये वाला साइड 20 दिख रहा है। अब देखो मेरे को निकालना क्या है, वैसे तो कहने के लिए मुझे पूरा डायगोनल निकालना है, लेकिन अगर मैं आधा भी निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों, हम जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम में डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये पोर्शन इसकी इक्वल होगा। यानी अगर मैं आधा भी निकाल लूंगा और इसको डबल कर दूंगा तो मेरे को पूरी डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। तो मैं इजीली अगर ये बस कैलकुलेट कर लूं कि एक डायगोनल की लेंथ क्या है तो मैं बाकी बता सकता हूं, मुझे दिक्कत नहीं होगी। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो इसको x बोल देते, इसको y। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे ये 90 डिग्री है, अगर मान लो मैं इसको थीटा बोलता हूं, इसको थीटा बोलने की क्या जरूरत है, सिंपल, ये थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। इसी को अगर मैं थीटा बोल रहा हूं तो क्या बता दोगे यहां से, देखो मेरे को x चाहिए, 20 दिया है, 30 दिया है, क्या क्या लिखूं मैं, अपना इक्वेशन क्या बनाऊं। तो देखो हमेशा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर का काम करता है, तो इसके सामने वाला p है और ये क्या है, b है। तो देखो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को एक बार x और एक बार y, तो पहले y पे सोचते हैं, y कैसे निकालेंगे। तो देखो y निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा, यानी कि यहां पे 30 डिग्री, तो साइन 30 क्या बता दोगे यहां से, देखो तुरंत साइन 30 आप क्या बता दोगे, p बाई बी, यानी कि y बाई 20, यही बता दोगे साइन 30। अब देखो साइन 30 नहीं जानते आप, 1/2 होता है, तो यहां से y निकल के आ गया, y निकल के अगर आ गया, y मैंने इसको माना है, तो पूरी डायगोनल की लेंथ क्या आ जाएगी, इसकी डबल। उसी तरीके से आपको x निकालना। अब x किसका काम कर रहा है, देखो ये हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस का काम कर रहा है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, यानी अगर मैं cos 30 निकाल लूंगा तो मेरे को ये वाली साइड आ जाएगी, ये आ जाएगा तो टोटल आ जाएगा, क्योंकि इसका डबल होता है। सवाल खत्म, क्लियर है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। अब हमारा एक क्वेश्चन रिमेनिंग था तो उसको देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन था पहले समझते हैं। देखो यहां पे तो क्वेश्चन ये हमारा रिमेनिंग था, क्या क्वेश्चन है, उस फिगर को भूल जाओ। यहां देखो क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो कि इंस्क्राइब्ड एक सर्कल के अंदर, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, यानी एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, तो सर्कल के अंदर एक कैसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल। अब देखो, अब यहां पे जो जो बातें बोलूंगा ध्यान देना। इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे ही सुनते हैं क्या चीजें याद आती हैं, सारे साइड इक्वल होंगे, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, और इक्वल क्या होंगे, सारे इंटीरियर एंगल की हम वैल्यू भी बता सकते हैं 60 डिग्री होती है। अब ये बेसिक चीज है, कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल सुनो ना तो ये 3 चीज आपके जबान पे होनी चाहिए, सारे साइड इक्वल, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल, और हर इंटीरियर एंगल की वैल्यू 60। अब इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स चीज है, वो क्या क्या, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मैं एक मीडियन बनाऊं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा सामने वाली साइड को। मैं अगर ऑल्टीट्यूड भी बनाऊंगा तो मीडियन ही ऑल्टीट्यूड होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने ये भी चीज पढ़ी है, स्पेशल कंडीशन क्या होती है, मीडियन ही ऑल्टीट्यूड होता है, ऑल्टीट्यूड ही
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी जिस वर्टेक्स से बनता है उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी ये भी 30 ये भी 30। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो लाइन बनती है ना, इस लाइन की खासियत है यही मीडियन, यही ऑल्टीट्यूड, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही एंगल बाइसेक्टर, यानी सब एक ही लाइन है। तो इसी तरीके से 3 बना सकते हो, और वो जो तीनों लाइनें जिस पॉइंट पे मिलती है ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कह लो, आप ऑर्थो सेंटर कह लो, सरकम सेंटर कह लो, इन सेंटर कह लो, सारे पॉइंट वही रहेंगे। तो इतनी चीजें हैं इंपॉर्टेंट इक्विलैटरल ट्रायंगल की, और अगर इतनी चीजें आपको आती है तो आप ये लास्ट क्वेश्चन बना लोगे। क्या क्वेश्चन है समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको क्लास 9th में भी पढ़ना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं ना, क्लास 9th में भी और 10th के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 9th में मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर सकता, तो उनको मैंने ज्योमेट्री की मदद से बताया है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कारण ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो एक सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। अब देखो वर्ड इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड में थोड़ा क्लियर रहना। इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब बाहर, और कौन सा फिगर अंदर है कौन सा फिगर बाहर है ना, इस पे आपकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। यह बात समझ में आई। अब देखो यहां पे तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, सवाल ने बोल दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो सवाल ने क्या बोला, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यानी ये जो सर्कल है ना उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड की लेंथ क्या होगी। सवाल समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो अप्रोच क्या होगा मेरा, ध्यान से सुनो। तो अभी बस जो जो आपको बातें बताई है ना, उससे ये सवाल बन जाएगा। कैसे कैसे, ध्यान देना। मैंने क्या बोला, जहां इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखे क्या ध्यान में आता है, सारे साइड इक्वल। मान लो ए बोल दिया मैंने, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल, और सबकी वैल्यू 60 डिग्री, सबकी वैल्यू 60 डिग्री। देखो एक को मैंने मार्क कर दिया, सबकी वैल्यू एक्चुअली 60 डिग्री होगी। ये सभी को समझ में आया। हर पूरा का पूरा एंगल 60 है। अब देखो, अब मैंने आपको क्या चीज समझाई थी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो स्पेशल कंडीशन है वो ये है कि ये जो लाइन मैंने बना दी ना, कौन सी लाइन, मान लो इसको मैं एडी बोल देता हूं, ये ए है और ये डी है, यही मीडियन, यही ऑल्टीट्यूड, यही एंगल बाइसेक्टर, और यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसी तरीके से ये लाइन भी मैंने बना दी, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाना जो कह रहा हूं। तो अब जब ये सारी चीजें मैंने बना दी है, तो ये जो दो लाइनें जिस बिंदु पे मिलेंगी, वही मेरा सेंट्रोइड, वही मेरा ऑर्थो सेंटर, वही मेरा सरकम सेंटर, वही मेरा इन सेंटर। पॉइंट ओ बोल दिया मैंने। अब देखो यहां पे, अब आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा यहां पे। इस छोटे से ट्रायंगल की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सिंपली मुझे पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि इस ट्रायंगल में यहां पे 90 बन रहा है। और ये ध्यान देना, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है ना, ये इस पॉइंट से बनाया है, और इस पॉइंट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर सब यही है, तो सरकम सेंटर भी यही है। तो अगर ये सरकम सेंटर है, यानी कि अगर सेंटर से मैं सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी लाइन बनाऊंगा, नॉर्मली आप यही जानते हो ना, सर्कल के सेंटर से बाउंड्री पे कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे बाउंड्री तक, वही रेडियस कहलाती है। यानी कि ये रेडियस का काम कर रही है। सवाल ने आपको रेडियस दे दिया है। अब देखो यहां पे, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि यही लाइन एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है। तो पूरा एंगल 60 है, और अगर ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी तो ये पार्ट 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा आपका। देखो ये एंगल 30 डिग्री। आगे देखो, अब कुल मिला के एक और चीज हम जानते हैं कि यही लाइन मीडियन का भी काम करती है। तो अगर ऐसा है और हर साइड की लेंथ ए है, तो ये मीडियन होगा तो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी ये पार्ट इसकी इक्वल हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा अगर टोटल ए है तो ये भी a/2, ये भी a/2, यानी ये पार्ट a/2। सवाल खत्म है आपका। आपको अब क्या निकालना है, आपको इतनी चीजें दी हैं और यहां से आपको क्या निकालना है, आपको मुझे निकाल के देना है ए की वैल्यू क्या होगी। नहीं निकाल सकते, इजिली निकाल सकते। क्या करेंगे तो देखो, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा तो ये बेस बन जाएगा, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस का काम करता है। अब देखो मेरे को एंगल दिया है, अब इस एंगल से मैं किस साइड्स को रिलेट करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, ए की वैल्यू आ जाए। तो क्या दिख रहा है, अगर मैं बी और एच को रिलेट करता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि एक चीज निकालनी है, एक चीज दी हुई है और एंगल दिया हुआ है। तो यानी बी और एच को, तो बी और एच को कैसे रिलेट कर सकते हो आप, कॉस से चाहो तो कर लो, सेक थीटा से चाहो कर लो। सिंपल होता है कॉस से करना, तो हम कॉस से रिलेट करेंगे।
तो क्या लिख देंगे cos 30 डिग्री b बाई एच, b क्या है देखो a बाई 2 डिवाइडेड बाई h, h क्या है आपका 6 सेंटीमीटर। अब यहां ध्यान दो cos 30 क्या होता है sin 60 यानी कि √3/2 इज इक्वल टू, अब देखो a बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, a बाई 12 हो जाएगा। इसमें कोई शक किसी को कैलकुलेशन में, a बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 यानी a बाई 2 इंटू 1/6 यानी कि a बाई 6 इंटू 2 यानी कि 12। अब यहां से a नहीं निकाल सकते, इजिली निकाल सकते, क्या आ जाएगा, तो यहां से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 6√3 सेंटीमीटर। देखो कितनी सिंपली बन गया। तो ये टाइप 9 इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखना कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखे तो सबसे पहले तो 3 बेसिक चीजें जो बताई मैंने वो याद होना चाहिए, और उसके अलावा जो स्पेशल चीज है मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, इन सेंटर, ये सारी चीजें एक साथ याद होनी चाहिए। तो सवाल आपका कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का होना इजीली बन जाएगा। देख लो, अगर यही प्रूव मैं 9th में अभी बता रहा था तो वहां पे ज्योमेट्री की मदद से काफी मेहनत लगी थी इसको प्रूव करने में, और देखो ट्रिग्नोमेट्री से कितनी आसानी से प्रूव हो गया। तो इसलिए ये टाइप 9 जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन, कितने कह रहा हूं मैं, लेस देन इक्वल टू 3 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स या उससे कम तक के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कई बार बनते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं अगर लकी रहे तो, क्लियर है, लेकिन मिनिमम इतने तो बनेंगे। तो यहां पे आपका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डायग्राम प्रॉपरली बनाना। तो आई होप डायग्राम क्लियर होगा सभी को, ठीक है। तो टाइप 9 यहां पे आपका खत्म होता है। फाइनल टाइप देखो, अब देखो टाइप 10 क्या है, यहां ध्यान देना। टाइप 10 की बात करते हैं। अब देखो टाइप 10 में क्या होगा ना, तो जनरली जो टाइप 10 के प्रॉब्लम बनेंगे ना, यहां पे भी आपको एंगल्स निकालने हैं। क्या करने हैं, एंगल्स निकालने हैं। लेकिन एंगल्स कैसे निकालने हैं, एंगल्स आपको इस तरीके से निकालने हैं कि 3 एंगल्स निकालने हैं। कितने, 3 एंगल्स। टाइप 9 की खासियत होगी कि 3 एंगल निकालने हैं। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं, 3 अननोन है क्वेश्चन में। कितने, 3 अननोन है। तो 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होगी, 3। हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन से कि जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन हमें चाहिए, तभी हम सॉल्यूशन बता सकते हैं, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं बता सकते। ये सब आपने पढ़ा होगा। अब यहां पे सवाल देखते हैं और टाइप 10 आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला सवाल कह रहा है कि आपके सामने क्या इक्वेशन है, देखो साइन ऑफ कोई एंगल है, ठीक है, क्या है उससे मतलब नहीं, कोई एंगल है साइन थीटा, वैल्यू 1/2 है। अगेन कोई एंगल है कॉस अल्फा बोल लो, उसकी वैल्यू भी 1/2 है। अगेन कोई एंगल है टैन गामा बोल लो, उसकी वैल्यू भी 1 है। उसकी वैल्यू क्या है, 1 दी हुई है। तो देखो जो मैंने आपको चीज बताई थी, ये जो अंदर में है कोई एंगल है, सिंपल है, कोई एंगल है। अब देखो एंगल में क्या क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, तो 3 अननोन है। आपको एंगल ही निकालना है, लेकिन तीनों एंगल पता नहीं है। तो 3 एंगल के लिए 3 इक्वेशन होनी चाहिए। सवाल ने 3 इक्वेशन आपको प्रोवाइड की, 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन। तो पहले तो आपको वेरीफाई होना चाहिए कि जो सवाल है वो गलत नहीं है, ठीक है, सवाल परफेक्ट है। अब देखो आगे कैसे अप्रोच लेंगे। तो एटलीस्ट डिटेल में जाने से पहले हम इतना जरूर दिख रहा है कि tan ऑफ अ एंगल इज इक्वल टू 1। tan थीटा का कोई एंगल है जिसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो tan कहां पे 1 होता है, हमने बेसिक एंगल पढ़ लिया है, 45 पे होता है, क्लियर है। अगेन अगर मैं यहां से कहूं कि cos का कोई एंगल है, वैल्यू 1/2 आ रही है, तो 1/2 कहां आती है, देखो sin 30 डिग्री 1/2 होता है और cos 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री है ये एंगल। अगेन उसके बाद ये जो फाइनल है मेरा साइन की वैल्यू 1/2 कहां आती है, 30 डिग्री पे आती है। तो इन तीनों जो मेरे को इंफॉर्मेशन दी है ना, उससे देखो मैं क्या निकाल सकता हूं। आपके पास 3 चीजें हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहली चीज आपको ये लिखी है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से क्या निकाल सकते हो, किस एंगल पे साइन की वैल्यू सॉरी किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 डिग्री पे होती है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो एक इक्वेशन निकल के आई, 3 इक्वेशन चाहिए 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ना अल्फा पता है, ना बीटा पता है, ना गामा पता है। अब देखो उसी तरीके से सेकंड पे आ जाओ, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। कॉस कहां पे 1/2 होता है, 60 पे होता है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहां से क्या लिखोगे, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरी इक्वेशन आ गई आपके सामने। तीसरा देखो, tan
गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू किस एंगल पे tan थीटा 1 होता है? 45 पे। 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व कर लोगे, कई तरीके हैं। अब देखो 3 अननोन 3 इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ तरीके बेसिक बता देता हूं, याद रखना, हर जगह काम आएगा। पहली चीज जनरल मेथड, 3 इक्वेशन 3 अननोन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का जो जनरल मेथड होता है वो ये होता है कि आप एक अननोन कम करो। तो एक अननोन कैसे कम करते हैं? तो उसका तरीका ये होता है ना कि आपकी मर्जी है, अल्फा बीटा या गामा किसी को चुनो, ठीक है, और उसको बाकी के टर्म में लिख लो। बात मसलन के लिए एग्जांपल से समझो, मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन है 3 में से, ठीक है, ए बी सी में 3 इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है उसमें से। तो अब सिंपल क्या करो, यहां से किसी एक को बाकियों के टर्म्स में लिख लो। जैसे कि मैं लिख लेता हूं a इज इक्वल टू 2 माइनस बी प्लस सी। अब ये जो a है ना, a को मैंने b और c में बदल दिया है, और इस a को जो 2 इक्वेशन बची हुई है ना, क्योंकि 3 इक्वेशन है, तो ये a को जो 2 इक्वेशन बची हुई है उसमें पुट कर दो। तो जहां जहां वहां a रहा होगा वहां वहां b और c डाल दोगे, वहां वहां a को आप रिप्लेस कर दोगे b c से, तो पूरी इक्वेशन किसमें बदल गई? b c में। यानी आपके पास अब 2 इक्वेशन बचेंगे 2 अननोन के साथ। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन के साथ अब सॉल्व करना इजी है। कई तरीके होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, या फिर आप क्या कर लो, डिवाइड मेथड, कुछ भी लगा लो, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन का ये जनरल मेथड होता है, एकदम जनरल मेथड। जब कुछ काम नहीं करे, ये है क्या, एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। जब कुछ काम नहीं करे तो ये लगाना है, 3 को 2 में बदल लिया, 2 को सॉल्व करना आसान है। अब देखो यहां पे, लेकिन कई बार देखो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर जगह ये करेंगे। तो यहां पे जो आपको एक जनरल मेथड नहीं, इसको कहेंगे स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड ये होता है ना कि इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके देखते हैं कि इक्वेशन में क्या पैटर्न दिख रहा है, और पैटर्न के हिसाब से प्रोसीड करते हैं। तो पैटर्न के हिसाब से प्रोसीड करने का मतलब ये होता है कि इक्वेशन में स्पेशली हम साइंस को हिट करते हैं। किसको? साइन क्या है। तो देखो जैसे ही इक्वेशन में आपको माइनस साइन दिखे ना, तो चेक करो क्या तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो कोई फायदा हो जाए, तीनों को घटा दूं तो कोई फायदा हो जाए, 2 को ऐड करूं तो कोई फायदा होगा, किन्हीं 3 को ऐड करूं, किन्हीं 2 को घटा दूं तो कोई फायदा होगा। बात समझ में आ रही है ना। जहां 3 अननोन वाला इक्वेशन मिले, देखो माइनस साइन है, अगर माइनस साइन है मतलब वो आसानी से सॉल्व होगा, सब्स्टिट्यूशन से बच जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपल देखो किन्हीं तीनों को ऐड करके मेरा काम होगा, तीनों को सब्ट्रैक्ट करके काम होगा, किन्हीं 2-2 के पेयर बना के मैं ऐड करूंगा तो काम होगा, या पेयर बना के घटा दूंगा तो काम होगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में और यहां पे एंड कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चलो हेलो एवरीवन, हाय, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अब कंटिन्यू करेंगे यहीं से, इसी सवाल से, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने चाह रहे हैं। ये बस एक टाइप नहीं है, यहां जो सीखेंगे ना वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे आपके 10th मैथ्स में ये चीज बहुत बार यूज होगी, जब आपको 3 अननोन इनकाउंटर हो जाएंगे, तो वहां पे आप अटको नहीं, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।